जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम देखेंगे और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो गांधी जी एक लॉयर थे या बैरिस्टर आप बोल सकते हो। गांधी जी एक सोशल एक्टिविस्ट थे। गांधी जी एक पॉलिटिशियन थे जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाया, राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो, चाहे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, चाहे चंपारण का रिवोल्ट हो। आप देख सकते हो हर जगह गांधी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा। लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो, जिसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था। तो इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस वीडियो में हम बेसिक डिटेल्स डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी से रिलेटेड। आपको पता होगा कि हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व भी करता है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने लिख रखी है कि बर्थ इनका 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। 2 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर नॉन वायलेंस, अहिंसा को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस हर साल 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को सेलिब्रेट करती है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि इन अनफॉर्चुनेट इवेंट 30 जनवरी 1948 को एक एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी को शॉट डेड कर दिया गया था। गोली मारकर हत्या कर दी गई थी 30 जनवरी 1948 को। और यह भी पता होना चाहिए कि हर साल 30 जनवरी को हम मार्टियर्स डे मतलब क्या, हम शहीद दिवस मनाते हैं। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि गांधी जी वॉज अ लॉयर और बैरिस्टर, गांधी जी वॉज अ पॉलिटिशियन, गांधी जी वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, गांधी जी वॉज ऑल्सो अ राइटर, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, वीकली जर्नल्स लिखे। एंड एट लास्ट गांधी जी हैड लेड नेशनल मूवमेंट फ्रॉम द फ्रंट। ठीक है, अभी देखेंगे इनका नेशनल कंट्रीब्यूशन क्या रहा, उस पर भी हम बात करेंगे। तो बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी, बर्थ कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई। अब गांधी जी के जीवन को हम 2 फेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक फेज है जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, एट द सेम टाइम गांधी जी साउथ अफ्रीका से जब वापस आए तो 1893 से लेकर 1893 से लेकर 1915 तक गांधी जी साउथ अफ्रीका में रहे। वहां पर इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया सत्याग्रह के असिस्टेंस की वजह से। और गांधी जी के साउथ अफ्रीका में आंदोलन चलाने को लेकर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट को समझना जरूरी है। गांधी जी 1893 में एक रेलवे स्टेशन पर बोर्ड करना चाहते थे, किसी ट्रेन में इंटर करना चाहते थे। वो रेलवे बोर्ड स्टेशन का नाम क्या था? पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन। 1893 में बोर्ड करना चाहते थे। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास की टिकट होने के बावजूद भी वहां आप कह सकते हो यूरोपियंस ने इस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया था कि गांधी जी को टिकट होने के बावजूद भी ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। एट द सेम टाइम आप समझ सकते हो उस इंसिडेंट ने गांधी जी को इतना प्रभावित किया कि वहां पे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़ने के लिए सत्याग्रह का मेथड यूज किया। सत्याग्रह मतलब क्या होता है? सत्य से आग्रह करना, सीकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ। तो आप याद रखेंगे गांधी जी के साउथ अफ्रीका का फेस 1893 से लेकर 1915 तक डिवाइडेड था। 1893 में गांधी जी के साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ पीटर्स मैरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन इन साउथ अफ्रीका, जहां पे फर्स्ट क्लास रेलवे टिकट होने के बावजूद भी उन्हें रेलवे आप कह सकते हो ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया बिकॉज ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। कलर के बेसिस पे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया था। फिर आप याद रखेंगे सबसे पहले सत्याग्रह मेथड समझ रहे हो आप लोग? आग्रह करना सत्य के माध्यम से, सीकिंग समथिंग विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ। तो गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह यूज किया था अगेंस्ट द रेसिस्ट रेजिम ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि इन्होंने फेस किया था 1893 में। ये इंसिडेंट आपको याद रखना है। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था उस समय अफ्रीका में, तो सत्याग्रह मेथड वहां पे यूज किया था। और 1893 से लेकर 1915 तक उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशन साउथ अफ्रीका में बनाए, जैसे नेटल इंडियन कांग्रेस, वहां के इंडियंस को यूनाइट करने के लिए। और भी बहुत सारी चीजें थी वहां पर, जैसे इंडियंस को कुछ राइट्स नहीं मिलते थे। फॉर एग्जांपल इंडियंस को मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो गया था। तो बहुत सारे इश्यूज को गांधी जी ने वहां पे उठाया। और सत्याग्रह एंड नॉन वायलेंस, आप कह सकते हो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो गांधी जी के 2 मेन हथियार थे, उसका यूज सबसे पहले गांधी जी ने कहा किया साउथ अफ्रीका में किया। अगेन आपको याद रखना है गांधी जी के 2 मुख्य हथियार थे क्या? ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। फिर गांधी जी 1893 से 1915 तक अफ्रीका में रहे, वहां आंदोलन चलाया, वहां के आप कह सकते हो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से लड़े, और भी बहुत सामाजिक बुराइयां थी उनसे लड़ने में हेल्प की। अगेन 1915 में गांधी जी 9 जनवरी 1915 को इंडिया में वापस लौटे थे। इसीलिए आपको याद रखना है कि 9 जनवरी 1915 को, क्योंकि गांधी जी भारत लौटे थे, इसीलिए हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो आपको क्या याद रखना है कि एवरी ईयर 9th ऑफ जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों? क्योंकि इसी दिन गांधी जी साउथ अफ्रीका से या दक्षिण अफ्रीका से कहां आए थे? भारत आए थे। तो हम प्रवासियों के कंट्रीब्यूशन को, जो ओवरसीज सिटीजन्स
ऑफ इंडिया हैं, जो देश के बाहर रहते हैं लेकिन वो देश के एक सॉफ्ट पावर को बढ़ाने का काम करते हैं, उसी चीज को रिकॉग्नाइज करने के लिए हर साल 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये चीज यहां पे लिखी गई, आप देख सकते हो, प्रवासी भारतीय दिवस। क्लियर। तो और मैंने आपको क्या बताया, गांधी जी एक लॉयर थे या बैरिस्टर आप बोल सकते हो। लॉयर और बैरिस्टर में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपके पास 3 साल की एलएलबी की डिग्री इंडिया से है, लॉ की डिग्री मतलब एलएलबी हो सकता है, बीए प्लस एलएलबी हो सकता है, तो आप लॉयर कहे जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका से है तो आपको बैरिस्टर कहा जाएगा। तो उसको में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो गांधी वॉज अ लॉयर, गांधी वॉज अ पॉलिटिशियन, गांधी वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, गांधी वॉज अ राइटर एज वेल। एट द सेम टाइम गांधी लेड नेशनल मूवमेंट फ्रॉम द फ्रंट। क्लियर। कब आए वापस ये? 9 जनवरी 1915 को। और हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। एट द सेम टाइम गांधी जी को बहुत सारे टाइटल्स दिए गए हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे गांधी जी को सबसे पहले फादर ऑफ नेशन किसने संबोधित करके कहा, मतलब गांधी जी को सबसे पहले फादर ऑफ नेशन संबोधित किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो पे प्रसारित एक कार्यक्रम में गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को बापू कह के भी उन्होंने संबोधित किया था, एंड फादर ऑफ द नेशन। तो आप याद रखेंगे, राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, एट द सेम टाइम बापू, दोनों किसने संबोधित किया सबसे पहले? सुभाष चंद्र बोस ने। कहां किया था? 4 जून 1944 को एक मैसेज प्रसारित कर रहे थे सिंगापुर रेडियो से। वहां उस मैसेज में गांधी जी को इन्होंने 2 नाम से एड्रेस किया था, एक तो राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन, एट द सेम टाइम बापू। तो आपको याद रखना है ये टाइटल्स और ये एड्रेस किसने सबसे पहले दिया, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। क्लियर। एट द सेम टाइम महात्मा का टाइटल किसने दिया? महात्मा का मतलब क्या होता है? द ग्रेट सोल। तो महात्मा का टाइटल दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखेंगे इस चीज को, रविन्द्रनाथ टैगोर ने टाइटल दिया। तो मैंने 3 चीजें आपको अभी तक बताई कि महात्मा का टाइटल रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, बापू का टाइटल सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया, एट द सेम टाइम फादर ऑफ द नेशन का टाइटल भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, तीनों पूछे जाते हैं। फादर ऑफ द नेशन सुभाष चंद्र बोस, एट द सेम टाइम बापू सुभाष चंद्र बोस, एंड नेक्स्ट वी हैव द महात्मा गांधी के आगे महात्मा क्यों लगने लग गया? टाइटल किसने दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया। महात्मा का क्या मतलब होता है? द ग्रेट सोल। क्लियर। तो मैंने आपको कुछ बेसिक डिटेल्स बता दी। गांधी साउथ अफ्रीका में तब पे उनका क्या फेस था। फिर मैंने आपको बताया कि गांधी को किन किन टाइटल से, किन किन नामों से बुलाया जाता है। गांधी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा था। अगर गांधी का देखोगे आप, सोशल मूवमेंट, मास से कनेक्ट करने का आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन गांधी जी को बहुत सारे इश्यूज पर क्रिटिसिज्म फेस किया जाता है। लेकिन गांधी जी की जीवनी को अगर आप पढ़ेंगे या गांधी जी के लाइफ को जितना बेटर तरीके से आप समझेंगे, तब आपको पता चलेगा कितनी महान शख्सियत थी गांधी जी। गांधी जी के बारे में महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जो आने वाली जनरेशंस हैं उन्हें यह विश्वास करने में थोड़ा मुश्किल होगा कि कोई व्यक्ति ऐसा जो हाड़ और मांस से बना हुआ था, बोन और फ्लेश से बना हुआ आदमी भी धरती पर आया था। मतलब कितनी महान बात एल्बर्ट आइंस्टीन ने कह दी कि जो कमिंग जनरेशंस हैं, दे विल फाइंड इट स्केयर्स टू बिलीव that yes, such a man who was made up of bone and flesh ever traveled on this planet earth. क्लियर। तो आप समझ सकते हो एल्बर्ट आइंस्टीन जैसा महान वैज्ञानिक गांधी जी के बारे में ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है तो गांधी की कितनी वैल्यू होगी। गांधी जी को हम उनके विचारों से भी समझ सकते हैं। जैसे गांधी जी ने क्या कहा है? गांधी जी ने कहा है कि अ मैन इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम्स। मतलब क्या? कोई आदमी अपने विचारों का ही प्रोडक्ट होता है। अगर आपके विचार गंदे हैं तो आप गंदे हैं, अगर आपके विचार अच्छे हैं तो आप अच्छे बन जाएंगे। गांधी के बहुत सारे थॉट्स आप देख सकते हो। गांधी जी ने क्या कहा है? हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से, व्हाट यू डू आर इन हार्मोनी। मतलब आप खुश कब रहोगे? आप खुश तब रहोगे जब आप जो बोलते हो, जो कहते हो और जो करते हो ये तीनों हार्मोनी में होंगे, तब आप खुश रह सकते हो। ऐसे ही गांधी जी के अनलिमिटेड कोट्स आप पढ़ सकते हो जो आपको हमेशा इंस्पायर करेंगी। तो गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को पहले हम देख लेते हैं। गांधी जी की अगर आइडियोलॉजी की बात करें, मैंने पहले ही आपको बता दिया, गांधी जी नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, केयर फॉर मदर नेचर, इन सब चीजों पे बात करते थे। मैंने आपको बताया गांधी जी के 2 बहुत महत्वपूर्ण टूल थे। नॉन वायलेंस मतलब क्या? अहिंसा का साथ रखते थे। अगेन नॉन वायलेंस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है गांधी जी ने। गांधी जी ने कहा है इन अ जनरल वे यू कैन शेक द वर्ल्ड। इन अ जनरल वे मतलब विदाउट द हेल्प ऑफ वायलेंस यू कैन शेक द वर्ल्ड, प्रोवाइडेड योर मोटिव, योर इंटेंशन इज क्लियर। नेक्स्ट, ट्रूथ पे भी गांधी जी का, सत्य पर गांधी जी का, ईमानदारी पर गांधी जी कहते थे फॉर एंड मीन्स शुड नॉट बी कंप्रोमाइज्ड। मतलब अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको क्या करना है? मीन्स को कंप्रोमाइज नहीं करना है। मीन्स को कंप्रोमाइज मतलब क्या? कि अगर आपकी मंजिल, आपको कोई मंजिल पाना है तो आपके मंजिल को पाने के लिए आपको रास्ते गलत नहीं अपनाने हैं। तो इसीलिए गांधी जी ट्रूथ और ऑनेस्टी को भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। और ये चीज हम कैसे समझ सकते हैं? गांधी जी के एक इंपॉर्टेंट कोट से समझ सकते हैं। वो कोट क्या है? कि फॉर एंड मीन्स शुड नॉट बी जस्टिफाइड, या हम कह सकते हैं मीन्स शुड नॉट बी जस्टिफाइड फॉर अटेनिंग एंड। मतलब क्या? कि
अगर आपको कोई अल्टीमेट गोल पाना है तो आपके रास्ते सही होने चाहिए। फिर मैंने आपको बताया क्या, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस पर आप कौन सा कोट करोगे? गांधी जी ने यह भी कहा था कि किसी नेशन का फ्यूचर कितना अच्छा होगा, किसी नेशन के ग्रेटनेस को कैसे मेजर किया जा सकता है, इस बात से मेजर किया जा सकता है कि वो नेशन अपने यहाँ के एनिमल्स को कैसे ट्रीट करता है। तो आप समझ सकते हो गांधी जी का नॉन वायलेंस में कितना बड़ा विश्वास था। एट द सेम टाइम गांधी जी ट्रुथ में विश्वास रखते थे, ऑनेस्टी में विश्वास रखते थे। गांधी जी नेचर की भी चिंता करते थे, केयर फॉर मदर नेचर। ये हम कैसे जान गए सर? गांधी जी ने अपनी बुक में भी लिखा है, गांधी जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट उपदेश है या कोट है। गांधी जी ने क्या कहा है कि अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ईच एंड एवरी पीपल, बट अर्थ डू नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज, या अर्थ डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ एनी पीपल। मतलब क्या कि धरती के पास पर्याप्त मात्रा में वो संसाधन हैं जिससे लोगों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। लेकिन गांधी जी ने साथ में यह भी कहा है कि हमारी धरती पर या हमारे अर्थ के पास उतने संसाधन नहीं है कि हम सभी के लालच को पूरा कर सकें। अब इस कोट का मतलब क्या हुआ कि मदर अर्थ हैज इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ ईच एंड एवरीवन, बट मदर अर्थ डू नॉट हैव रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई द ग्रीड ऑफ एनी पर्सन या ऑल द पर्सन। मतलब क्या कि अगर हम लालच में आ जाएं कि पूरी धरती हमारा घर होना चाहिए, पूरी टेरिटरी हमारी होनी चाहिए, और हम उसके नाम पर जंगल को काट के अपना घर बनाने लग जाएंगे तो विनाश आ जाएगा। मतलब क्या कि तब कोई नहीं बचेगा। तो आप समझ सकते हो कि गांधी वॉज ऑल्सो कंसर्न्ड अबाउट द मदर नेचर। क्लियर, समझ में आ रही है बात की नहीं? कि गांधी जी की आइडियोलॉजी क्या थी? नॉन वायलेंस थी, ट्रुथ थी, ऑनेस्टी थी, केयर फॉर मदर नेचर था, कंपैशन। कंपैशन क्या होता है? कंपैशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को कष्ट में देखते हैं, अगर आप किसी को परेशानी में देखते हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि उसको उस सिचुएशन से निकालें। कंपैशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी को देख रहे हैं कि वो पीड़ा से कराह रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको जाके उसको हेल्प करनी है, उसकी पीड़ा को कम करने की कोशिश करनी है। ये होता है कंपैशन। कंपैशन मतलब क्या कि एमेलियोरेटिंग मतलब क्या होता है कि दूसरों को उसके बुरे कंडीशन से बाहर निकालने की कोशिश करना। अगर कोई तड़प रहा है तो उसके तड़प को कम करना, अगर कोई परेशान है तो उसको परेशानी को कम करना, कोई भूखा है तो उसे खाना प्रोवाइड कर देना। ये होता है कंपैशन का मतलब। एट द सेम टाइम गांधी जी बात करते थे वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रोडन। वेलफेयर ऑफ डाउन ट्रोडन अगर आपको पता होगा तो जो अनटचेबल्स थे उन्हें टाइटल दिया हरिजन। हरिजन मतलब क्या होता है? सन ऑफ गॉड। मतलब एक डिग्निटी वाला वर्ड दिया, हरिजन वर्ड दिया। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे गांधी का आइडियोलॉजी। गांधी के पॉलिटिकल मेंटर कौन थे? पॉलिटिकल मेंटर गांधी जी के कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले इज कंसीडर्ड एज अ पॉलिटिकल मेंबर, या आप कह सकते हो पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है, पॉलिटिकल मेंटर कहा जाता है गांधी जी का। तो पॉलिटिकल मेंटर कौन है? गोपाल कृष्ण गांधी। अब हम समझ लेते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट में गांधी जी का। तो आपको याद रखना है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था बिहार में। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1980, ये डेट आप याद रखेंगे क्योंकि कई बार क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछ लेता है, तो आप ध्यान रखेंगे। मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से बता देता हूं कि अगर आपको कंट्रीब्यूशन समझना है किसका, महात्मा गांधी का इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो आपको याद रखना है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था 1917 में। कहां पर? बिहार में। गांधी जी ने अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी किया था, या अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी करवाया था क्योंकि वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुई थी। लेट सपोज की आप कह सकते हो वहां पे सैलरी से रिलेटेड या वेजेस से रिलेटेड या प्लेक्स जो भी आता, रीजंस अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ मैं आपको बता देता हूं क्या क्या इनका कंट्रीब्यूशन था। तो पहला मैंने आपको क्या बताया? चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, एट द सेम टाइम खेड़ा सत्याग्रह में भी भाग लिया था 1918। खेड़ा सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था या उस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। खेड़ा भी गुजरात में ही है। फिर हम देख सकते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और उसके पहले भी अगर आप देखो जो रोलैट एक्ट पास हुआ था जिसको काला कानून कहा जाता है, उसको भी गांधी जी ने आगे बढ़ाया था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट भी गांधी जी ने शुरू किया था। और आपको याद रखना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 22 तक, और इसी टाइम के दौरान आपको याद रखना है 1920 से लेकर 22 तक शुरू किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन इसको विड्रॉ करना पड़ा था ड्यू टू चौरी चौरा इंसिडेंट। इस चीज को ध्यान रखना है। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो 1930 से लेकर 34 तक चला था। फिर 31 में एक पैक्ट साइन हो गया था, गांधी इरविन पैक्ट, जिसके बाद गांधी जी को अपना सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वापस लेना पड़ा था। और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि कुछ मूवमेंट थे, कुछ स्ट्रगल्स थे गांधी जी ने जिसको फॉलो किया। जैसे मैंने आपको बताया चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 to 34। फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को बीच में ही रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि गांधी इरविन
पैक्ट साइन हो गया 5 मार्च 1931 को। उसके बाद गांधी जी को सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोकना पड़ा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना पड़ा। फिर जाके सेकेंड राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखना है देयर वर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस क्या थी, ब्रिटिशर्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में मीटिंग होती थी ताकि डिस्कस कर सकें क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे हम जो प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया चल रहा था उसको कैसे रोक सकते हैं। अगेन तो आप याद रखोगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ, 5 मार्च 1931 को। फिर आप देखोगे बाद में चीजें नहीं बन पाती हैं तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फिर चलता है, लेकिन 1934-35 तक पहुंचते पहुंचते ये अपना मूवमेंट भी अपना जो मूवमेंट, गांधी जी ने फिर 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया, भारत छोड़ो आंदोलन। और इस दौरान गांधी जी ने एक बहुत फेमस नारा दिया, डू और डाई, करो या मरो। तो आपको याद रखना है क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी ने कब स्टार्ट किया था, 1942 के समय। क्विट इंडिया मूवमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं गांधी जी के बारे में। गांधी जी का बर्थ कब हुआ, गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था, गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में कब तक टाइम बिताया, क्या किया उन्होंने, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे क्या। उसके बाद मैंने आपको गांधी जी के बारे में बेसिक डिटेल्स बताई कि फादर ऑफ द नेशन। फिर मैं आपको बता रहा हूं कि गांधी जी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा इंडियन नेशनल मूवमेंट में। वहां पर मैंने आपको बताया चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से लेकर 22। देन वी हैव सीन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, उसका टाइम पीरियड 1930 से लेकर 34 तक एक्सटेंड होता है। फिर बीच में ही गांधी इरविन पैक्ट साइन होगा। इरविन कौन था उस समय, वाइस रॉय ऑफ इंडिया। तो गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को साइन होता है। उसके बाद गांधी जी अपने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को थोड़े समय के लिए रोक देते हैं, जाकर सेकंड राउंड टेबल को पार्टिसिपेट करते हैं। बातें नहीं बन पाती हैं, लेकिन आपको याद रखना है गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था, वो कौन सा था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। क्लियर। लेकिन बात नहीं बनती है तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फिर से शुरू हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि एक क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया 1942 में। तो इन सारे मूवमेंट से, और एक लास्ट पॉइंट और आपको याद रखना है, इसी दौरान 1930 से लेकर 32 तक, 32 के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट साइन हुआ था जिसको हम लोग पूना पैक्ट बोलते हैं। सो पूना समझौता क्या था, पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बीच में और महात्मा गांधी के बीच में। इशू क्या था, बी.आर. अम्बेडकर चाहते थे कि डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। सेपरेट इलेक्टोरेट होने का क्या मतलब है कि ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए अलग से एक हम इलेक्टोरेट बनाएंगे जहां पर कैंडिडेट भी डिप्रेस्ड क्लासेस का होगा और सारे डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग ही उसको वोट करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है सेपरेट इलेक्टोरेट का। लेकिन गांधी जी, और ये इसको कम्युनल अवार्ड कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उस समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो भी थे उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी हम क्या देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। तो गांधी जी ने इसके विरोध में प्रोटेस्ट किया था, आप कह सकते हो कि हंगर स्ट्राइक कर दिया था। और उसकी वजह से पूना पैक्ट फिर साइन हुआ किसके किसके बीच में, याद रखेंगे पूना पैक्ट का डेट भी इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट 1932 में साइन हुआ, ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एट द सेम टाइम किसके किसके बीच में हुआ था, गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में, जिसने ये लीड किया कि यस अब डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड है उसको रोक दी जाएगी। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, गांधी जी के बारे में बेसिक डिटेल हमने डिस्कस कर लिया, गांधी जी का साउथ अफ्रीका में कैसा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो डिस्कस कर लिया, गांधी जी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स हमने देख ली, गांधी जी को आइडियोलॉजी को देखा, गांधी जी कैसे पॉलिटिकल मेंटर कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले थे, कंट्रीब्यूशन हमने देखा इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल में। अब कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो सकता है कि हिंद स्वराज, कुछ किताबें इन्होंने लिखी, जैसे बहुत फेमस बुक्स कौन सी हैं, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मतलब इसमें आपको याद रखना ये गांधी जी की क्या है, ऑटोबायोग्राफी है, मतलब गांधी जी के जीवन के ऊपर ही लिखी गई है और खुद के द्वारा लिखी गई है। तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज। कुछ वीकलीज जर्नल्स भी इन्होंने लिखे हैं, उसका क्या नाम है, हरिजन, नवजीवन, यंग इंडिया और इंडियन ओपिनियन। इसको आप याद रखेंगे। और भारत सरकार गांधी पीस प्राइज भी देती है अगर आप गांधीयन मेथड्स को यूज करके कुछ सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि हमारे एग्जाम में इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जैसे यूपीएससी ने कुछ समय पहले क्वेश्चन पूछा था कि जो गांधीयन मेथड्स हैं, जैसे विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, क्या आज ये रिलेवेंट हैं। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि यस, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस विल ऑलवेज रिमेन रिलेवेंट थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ दिस ह्यूमन इवोल्यूशन। जब तक ह्यूमन रहेगा तब तक ये दोनों मेथड्स, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, और गांधी ने जो भी पॉलिटिकल मेथड्स यूज करें वो हमेशा इंस्पायर करते रहे हैं, करते रहेंगे। अगर आप देखोगे साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो कि आंदोलन चलाने वाले नेल्सन मंडेला भी गांधी जी से प्रभावित थे। मार्टिन लूथर किंग, वो भी जूनियर मार्टिन लूथर किंग, वो भी अमेरिका में सिविल रिवोल्ट चलाने के लिए गांधी जी से ही इंस्पायर्ड थे। तो मतलब कह सकते हो कि दुनिया के महान नेता गांधी जी से ही इंस्पिरेशन लेके गांधी जी को ऑल ओवर द वर्ल्ड
बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो इस वीडियो में हमने गांधी जी के बारे में डिस्कस किया। क्या डिस्कस किया मैं जल्दी से रिकैप कर देता हूं। महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। इतनी बात समझ में आ गई। महात्मा गांधी फादर्स नेम वॉज मोहनदास, महात्मा गांधी मदर्स नेम वॉज पुतलीबाई। इतनी बात समझ में आई। जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 को। पिता का नाम मोहनदास था, माता का नाम पुतलीबाई था। फिर मैंने आपको बताया 2 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाता है एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। कौन ऑब्जर्व करता है? यूनाइटेड नेशन करता है। गांधी जी की डेथ कब हुई? गांधी जी की डेथ होती है 30 जनवरी 1948 को। कैसे? देयर वॉज एन एंटी सोशल एलिमेंट नोन एज नाथूराम गोडसे, जिन्होंने गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को। इसीलिए हर साल 30 जनवरी को मार्टियर्स डे मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बेसिक्स हो गया। फिर गांधी जी साउथ अफ्रीका में 1893 से लेकर 1915 तक रहे। 1893 से 1915 के फेज में आपको 1893 में एक रेल वाला इंसिडेंट याद रखना है, पीटर मैरिट्सबर्ग रेलवे इंसिडेंट, जिसमें गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास टिकट होने के बावजूद भी उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था ड्यू टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह नॉन वायलेंस मेथड यूज किया साउथ अफ्रीका में, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां का रेजिम कर रहा था उससे फाइट करने के लिए। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। गांधी जी वॉज अ लॉयर, गांधी जी वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, गांधी जी वॉज अ पॉलिटिशियन, गांधी जी वॉज अ राइटर, और जिन्होंने नेशनल मूवमेंट को लीड किया। गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गांधी जी को महात्मा कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी को बापू और फादर ऑफ द नेशन किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर? इतनी बातें समझ में आ गई। फिर हमने डिस्कस किया गांधी जी की आइडियोलॉजी को, और मैंने गांधी जी की आइडियोलॉजी पर बहुत सारे कोट्स आपको बताए। नॉन वायलेंस पे कोट बताया, ट्रुथ पे बताया, मदर केयर फॉर द मदर नेचर पे बताया। फिर पॉलिटिकल मेंटर गोपाल कृष्ण गोखले थे, गांधी के कॉन्ट्रीब्यूशन को मैंने समअप किया। इन चीजों को आप याद रखने की कोशिश करोगे। किताबों के बारे में भी मैंने बताया, गांधी पीस प्राइज क्या था। एट लास्ट आई विल कंक्लूड माई टोटल डिस्कशन विद द स्टेटमेंट ऑफ महात्मा गांधी इटसेल्फ। महात्मा गांधी ने क्या कहा है? जो स्ट्रेंथ है वो फिजिकल कैपेसिटी से नहीं आती है, वो आती है इंडोमिटेबल विल से। अर्थात क्या? जो आपकी शक्ति है, जो आपका सामर्थ्य है, वो किस चीज से आता है? वो आता है आपके अदम्य इच्छा शक्ति से। मतलब आपके गिव अप ना करने की क्षमता से आती है। आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाओगे तो आपके पास वो साहस जनरेट नहीं हो पाएगी, वो सामर्थ्य डेवलप नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए आपको हो सकता है कि आप जो है फिजिकली बहुत कमजोर हो, लेकिन अगर आपके पास वो इंडोमिटेबल विल है। इंडोमिटेबल विल मतलब क्या होता है? गिव अप नहीं करना, किसी काम को छोड़ नहीं देना, उसको करते रहना। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हो तो अगर आप उसमें कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास करते रहोगे तो एक दिन आपको जरूर सफलता मिलेगी। गांधी जी के कुछ और इंपॉर्टेंट कोट्स हैं जो कहे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गांधी जी ने नॉन वायलेंस पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोट्स कहे हैं। गांधी जी के कोट अगर आप देखोगे पॉवर्टी पर भी हैं। गांधी जी के कोट आप देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कोट्स हैं। चलिए, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। बाकी आप इसको रिवाइज करिए। इतनी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गांधी जी के बारे में इतनी डिस्कशन मोर देन सफिशिएंट है। थैंक यू।